Good morning, dear students. Today we will study chapter 4 of class 10th economics, that is called globalization and the Indian economy. इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारी कंट्री ग्लोबलाइज होती है और हमारी कंट्री को कितना बूस्ट अप मिलता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो इसमें बताया है कि आज का जो कंज्यूमर है उसके पास वाइड चॉइस है गुड्स की, सर्विसेज की। लेटेस्ट मॉडल है कैमरा का, मोबाइल का, टेलीविज़न का। तो क्योंकि जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है पूरे वर्ल्ड में वो हमारे तक पहुंचती जा रही है। हर एक सीज़न नया मॉडल आ जाता है ऑटोमोबाइल का। इंडियन हम देख सकते हैं अपनी रोड्स पे। और हमने पहले के टाइम में क्या होता था कि बस एम्बेसडर, फिएट, ये सब कुछ कार ही हमारी सड़कों पे चलती थी। आज के टाइम में वो कार बाय कर सकते हैं जो वर्ल्ड की टॉप कंपनीज बनाती है, ठीक है। और अदर गुड्स जो भी हैं उनके भी ब्रांड्स जो पूरी अलग कंट्रीज़ में फेमस है, हमारी कंट्री में भी आ चुके हैं। शर्ट से टेलीविज़न, फ्रूट जूस, इन सब तक। तो ये वाइड रेंज ऑफ चॉइस ना बहुत ही नया फिनोमिना है। ये पहले के टाइम में नहीं था इंडियन मार्केट में, 20 साल पहले। तो हमारा मार्केट जो है धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे समझेंगे, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिन्होंने ये चेंजेस लेके आए हैं और हमारी लाइफ को इन्होंने कैसे चेंज करा है, अफेक्ट करा है। इस चैप्टर में हम ये सब क्वेश्चंस को डील करेंगे। सबसे पहला क्या है, प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज। जब मिडल ऑफ 20th सेंचुरी, जब पहले की टाइम पे क्या हो रहा था कि प्रोडक्शन जो है ज़्यादातर विद इन कंट्रीज होता था। तो पहले के टाइम में क्या बाउंड्री क्रॉस करता था, जैसे रॉ मटेरियल, फूड स्टफ, फिनिश्ड गुड, ये सब ही क्या होता था। हमें अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री ले जाना है तो वो सब होता था। कॉलोनीज, जैसे हम भी एक कॉलोनी रहे हैं ब्रिटिशर्स की, हम भी क्या करते थे, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे, फूड स्टफ, और इंपोर्ट करते थे फिनिश गुड। मतलब हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग, मशीन मैन्युफैक्चरिंग कम थी। ट्रेड जो था पहले के टाइम में मेन चैनल था जिससे एक कंट्री दूसरे कंट्री से कनेक्ट होती थी। ये तब तक था जब तक लार्ज कंपनीज जैसे एमएनसीज नहीं आए थे, ठीक है। फिर एमएनसी आ गई। एमएनसी क्या होती है, एक ऐसी कंपनी जो कंट्रोल करेगी, ओन करेगी प्रोडक्शन, ना कि सिर्फ एक कंट्री में, बहुत सारी कंट्री में, मतलब मोर देन वन नेशन में जो अपनी प्रोडक्शन करेगी, कंट्रोल करेगी, ओन करेगी, उसे हम एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी कहेंगे। एमएनसी क्या करती है, अपना ऑफिस, फैक्ट्री, रीजन, अलग अलग रीजन्स में कर देती है प्रोडक्शन के लिए, जिससे वो चीप लेबर और अदर रिसोर्सेज ले सके। ये क्यों किया जाता है, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो रहे, ठीक है, और ग्रेटर प्रॉफिट भी हो एमएनसी को। एक एग्जांपल दे रखा है नीचे, जैसे एक एमएनसी है, स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन एमएनसी, कि एक एमएनसी है जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाती है, ठीक है। अब वो डिज़ाइन करेगी प्रोडक्ट को, रिसर्च सेंटर उनका कहाँ है, यूएस में, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करेगी, चाइना में, ठीक है। शिपिंग कहाँ से कराएगी, मेक्सिको। शिपिंग कहाँ करेगी, मेक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में, ठीक है। वहाँ पे असेंबल होगा, फिर फिनिश्ड गुड जो है वो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड सोल्ड होंगे, ठीक है। कस्टमर केयर सेंटर कहाँ खोल देगी, अपना इंडिया में, ठीक है, कॉल सेंटर्स वगैरह। तो उससे क्या पता चलता है कि कंपनीज जो है अपना वर्क जो है वो एक ही जगह नहीं करती, बल्कि उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है जहाँ पे उसे चीप लेबर और स्किल्ड लेबर मिल जाए। जैसे फोटो दे रखा है, कॉल सेंटर बेंगलोर में है, टेलीकॉम फैसिलिटी है, इंटरनेट है वहाँ पे, और इंग्लिश स्पीकिंग पीपल हैं। तो हमें पता चलता है कि एमएनसी अपना सेल ही नहीं करती ग्लोबली, अपना फिनिश्ड प्रोडक्ट को सेल ही नहीं करती सिर्फ,
वो क्या करती है, वो प्रोड्यूस भी करती है ग्लोबली। तो प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज्ड तरीके से वो इंक्रीज कर रही है, कॉम्प्लेक्स तरीके से। तो प्रोडक्शन जो है वो प्रोसेस वो डिवाइड कर देते हैं स्मॉल पार्ट्स में, और हर पूरे ग्लोब में उसको स्प्रेड आउट कर देते हैं। चाइना क्या है, चाइना से वो क्या एडवांटेज ले रहे हैं, चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन का। मैक्सिको, ईस्टर्न यूरोप क्या कर रहा है कि वहाँ पे मार्केट क्लोज है यूएस यूरोप का। इंडिया में हाई स्किल्ड इंजीनियर हैं, ठीक है, टेक्निकल एस्पेक्ट को अच्छे से समझ पाते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग यूथ है, ठीक है, तो चीपर कस्टमर केयर सर्विसेज मिल रही है। तो उससे क्या हो रहा है, एटलीस्ट 50 to 60% वो अपनी कॉस्ट सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो एमएनसी अपना क्या कर रही है कि प्रोडक्शन को स्प्रेड कर रही है और इसका फायदा ले रही है बहुत ज़्यादा। अब इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज क्या है कि एमएनसी जो है वो सेटअप करेगी जहाँ पे मार्केट क्लोज होगा, आसपास होगा, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर मिलेगी लो कॉस्ट में, और अदर फैक्टर्स भी मिल जाएंगे कि जहाँ पे लैंड इजीली मिल गई, मार्केट और सब रिसोर्सेज ये सब। उसके साथ साथ गवर्नमेंट पॉलिसीज भी देख सकते हैं, ठीक है। इन सबको मद्देनजर रख के वो अपनी कंपनी को किसी कंट्री में ओपन कर सकते हैं। एमएनसी सेटअप करेंगे और वो मनी भी लगाएगी, कोई लैंड, बिल्डिंग, मशीन, इन सबको वहाँ पे खरीदने के लिए पैसा स्पेंड करेगी। उसको ही हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब कि जो भी पैसा कोई चीज़ खरीदने के लिए, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन, इक्विपमेंट्स, इन सबको खरीदने के लिए जब एमएनसी लगाती है दूसरी कंट्री में, उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। और जब वो अपनी कंट्री में लगाती है उसे इन्वेस्टमेंट, और जब वो दूसरी कंट्री में लगाएगी उसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहेंगे। फॉरेन मतलब अलग कंट्री। तो ज़्यादातर ये इन्वेस्टमेंट क्यों की जाती है कि वो प्रॉफिट कमा पाए। तो आज के टाइम में क्या होता जा रहा है कि एमएनसी अपना प्रोडक्शन जॉइंटली करती है, जैसे लोकल कंपनी जो वहाँ की होगी उसके साथ हाथ मिला लेंगे और तब वो प्रोडक्शन करेंगे। तो लोकल कंपनी का भी फायदा ले पाते हैं और एमएनसी को भी फायदा हो जाता है और लोकल कंपनी को। क्यों एमएनसी क्या करती है, मनी प्रोवाइड करेगी एडिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे बाइंग न्यू मशीन जिससे फास्टर प्रोडक्शन हो। और एमएनसी ना लोकल कंपनी को क्या देती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी देती है। उससे उन्हें नई टेक्नोलॉजी का पता चलता है कि ये टेक्नोलॉजी आ रही है, इससे हम अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं कम कॉस्ट में, ठीक है। लेकिन हाँ, तो क्या पता चलता है कि वो हाथ तो मिला लेते हैं, लेकिन उनके पास एक और तरीका होता है कि वे लोकल कंपनी को ही बाय कर लेते हैं। एमएनसी क्या करेगी, लोकल कंपनी को बाय कर लेगी और तब अपना प्रोडक्शन को एक्सपेंड करेगी। जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, एमएनसीज जो होती हैं मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है, वो क्या करेंगी, उनको ईजिली बाय कर सकती हैं क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा है। जैसे कारगिल फूड्स क्या है, एक बहुत बड़ी अमेरिकन एमएनसी है, ठीक है। स्मॉलर इंडियन इंडस्ट्री जो थी, जैसे परक फूड एंड, ठीक है, इनको परक फूड क्या था, लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क था इंडिया में, ठीक है, ब्रांड बहुत ज़्यादा रेपुटेड था। परक फूड उनके पास 4 ऑयल रिफाइनरीज भी थी, ठीक है, वो भी कारगिल ने ले ली। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया कारगिल एडिबल ऑयल का इंडिया में, ठीक है। 5 मिलियन पोचेस डेली उनके बनते हैं। तो उसके साथ साथ टॉप एमएनसीज जो हैं, इनका इतना पैसा होता है इनके पास कि कुछ डेवलपिंग कंट्रीज का बजट भी नहीं होता इतना उनका वेल्थ होती है उनके पास। तो पावर भी जो होती है ना, पावर और इन्फ्लुएंस जो होता है एमएनसीज का, वो भी बहुत ज़्यादा होता है।
उसके साथ साथ और भी बहुत सारे तरीके हैं जो एमएनसी प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। अब जो लार्ज एमएनसी होंगी डेवलप्ड कंट्रीज में, वो ऑर्डर प्लेस करेगी स्मॉलर प्रोड्यूसर से, जैसे गारमेंट, फुटवेयर, स्पोर्ट्स आइटम, ये सब, ठीक है। ये अपना काम किससे कराएंगी? स्मॉल प्रोड्यूसर्स से कराएंगी, जो भी पूरे वर्ल्ड में है। मतलब अपना बड़ी कंपनी अपना छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स से अपने काम करवाती है, तो वो फिर प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई होगा एमएनसी को, है ना, और वो उनके ब्रांड के अंडर सेल होगा। उनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है कि वो कोई भी प्राइसेस अपना रख सकते हैं। एमएनसी अगर चल गई, कोई कंपनी अगर चल गई, तो उनके प्रोडक्ट की वो वैल्यू हो ना हो, पर जितना वो प्राइसेस रखना चाहेंगे अपने ब्रांड के अंडर, उतना वो रख सकते हैं, ठीक है। क्वालिटी, डिलीवरी, लेबर कंडीशन, ठीक है, वो सब। तो हमें पता चलता है कि बहुत सारे तरीके हैं एमएनसी अपना जो प्रोडक्शन है वो स्प्रेड कर सकती है, ठीक है, लोकल प्रोड्यूसर से इंटरैक्ट करके पूरे ग्लोब में पार्टनरशिप कर सकती है, ठीक है, लोकल कंपनीज के साथ, ठीक है। उसके साथ साथ लोकल कंपनीज को सप्लाई के लिए कर सकती है, compete कर सकती है वो, और या फिर उनको खरीद सकती है। तो एमएनसी के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है प्रोडक्शन का। तो इंटरलिंकेज होता जा रहा है प्रोडक्शन, अलग अलग जगह है, एक कंट्री है दूसरी कंट्री से लिंक हो रही है, वो दूसरी कंट्री, तो अपना प्रोडक्शन प्रोसेस को वो लिंक कर सकते हैं, खरीद के कोई कंपनी को, उनसे अपना काम करवा के या उनसे compete करके, मतलब किसी भी तरीके से एमएनसीज जो हैं धीरे धीरे इंटरलिंक्ड होती जा रही है। नेक्स्ट आता है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। फॉरेन ट्रेड मेन चैनल है कंट्रीज को कनेक्ट करने का, ठीक है। पहले ट्रेड रूट्स होते थे इंडिया साउथ एशिया का, एशियन मार्केट के ईस्ट और वेस्ट जो थे, ठीक है, इन रूट से हम ट्रेड करते थे। और ट्रेडिंग इंटरेस्ट की वजह से ही बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज जो है वो इंडिया में आई थी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्टुगीज आए थे, वो भी सब क्या करने आए थे? ट्रेड ही तो करने आए थे। फिर उन्होंने हमें अपनी कॉलोनीज बना ली ब्रिटिशर्स ने। फॉरेन ट्रेड जो है वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, जिससे वो अपनी कंट्री से बियॉन्ड दूसरी कंट्री में भी अपना मार्केट कर सकें। अपनी कंट्री में तो मार्केट रही, प्लस दूसरी कंट्री में भी अपना बिजनेस कर सके। अब सिर्फ मतलब विद इन द कंट्री ही ना करके, और दूसरी कंट्री के साथ भी, जो दूसरी कंट्रीज में लोकेटेड है मार्केट, वहाँ पर भी compete करे। तो बायर भी क्या कर सकते हैं? इंपोर्ट कर सकते हैं दूसरी कंट्री से, ठीक है। तो उन्हें भी क्या मिलेगी? चॉइस मिलेगी। सिर्फ जो हमारा इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो ही हम सिर्फ नहीं खरीद सकते, हमें अगर चाहिए तो हम दूसरी कंट्री का भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, ठीक है। ये दिखा रखी है, एक टॉय शॉप दिखा रखी है बहुत सारी, ठीक है। चाइनीज टॉय इन इंडिया, अब इन्होंने बता रखा है कि जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर हैं उन्हें पता चल गया कि इंडिया में हमें एक्सपोर्ट करने होंगे टॉयज। क्यों? क्योंकि टॉयज जो है वो यहाँ पे हायर प्राइसेस के थे, तो उन्होंने प्लास्टिक टॉय एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए। अब बायर्स के पास ऑप्शन आ गया क्या, कि या तो वो इंडियन टॉय चूज करें या चाइनीज। पर क्योंकि चाइनीज जो थे वो चीप भी थे और नए नए डिजाइन्स के भी थे, तो हमारी कंट्री में चाइनीज टॉयज ज़्यादा पॉपुलर हो गए। 70 to 80% टॉय शॉप जो है ना, उन्होंने इंडियन टॉयज की जगह चाइनीज टॉय रखने शुरू कर दिए, ठीक है। तो टॉयज जो है वो आज के टाइम में सस्ते हैं देन अर्लियर। तो अब यहाँ क्या हो रहा है? चाइनीज टॉय इंडियन मार्केट में आए, compete कर रहे हैं इंडियन, और यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है इंडियन और चाइनीज टॉय का। चाइनीज टॉय बेटर है, तो और हमारे इंडियन बायर्स जो हैं उनके पास चॉइस है
कि टॉय जो भी कम प्राइसेस का है वो ले सकते हैं और अच्छे वाला ले सकते हैं। तो इस वजह से ही चाइनीज़ टॉय ने क्या करा, अपना बिजनेस हमारी कंट्री में एक्सपैंड कर लिया। लेकिन अगर आप इंडियन टॉय मार्केट मेकर्स की देखें तो उन्हें क्या हुआ, फेस करना पड़ा, लॉसेस फेस करने पड़े, ठीक है, क्योंकि उनकी सेलिंग कम हो गई, क्योंकि उनके हायर प्राइसेस थे, चॉइसेस कम थी, डिज़ाइंस अच्छे नहीं थे, तो इस वजह से लोगों ने चाइनीज़ टॉय खरीदने शुरू कर दिए। तो ट्रेड होने की वजह से गुड्स एक मार्केट से दूसरी मार्केट तक जाता है, चॉइस ऑफ गुड मिल जाता है, मार्केट बढ़ता है, सिमिलर गुड्स जो है सेम तरह के अगर कोई प्रोडक्ट है उनका क्या मिलेगा, इक्वल प्राइसेस मिलेगा। अब एक कंट्री का प्रोड्यूसर दूसरी कंट्री के प्रोड्यूसर के साथ compete कर रहा है, ठीक है, बहुत दूर दूर है तब भी एक दूसरे से compete कर रहे हैं। तो फॉरेन ट्रेड क्या करता है, कनेक्ट करता है मार्केट को, इंटीग्रेट करता है मार्केट को, जो कि अलग अलग कंट्रीज में लोकेटेड है। मार्केट अलग अलग कंट्री में लोकेटेड है, स्टिल दे आर कंपीटिंग विद ईच अदर।